हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटो शंकर की, जो कि तमिलनाडु का एक सीरियल किलर था। अब ये ऑटो शंकर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में बाद में बात होगी। उसके नाम से ज़्यादा इस चीज़ के चर्चे थे कि उसने क्या कर्म किए थे। अब वैसे तो ये कहानी बहुत पुरानी है। उसने 1970s में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था और 1988 तक क्राइम की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया था। पर बात यह है कि इतने सालों में शायद ही कोई होगा जिसने इतने रूथलेस और इतने ब्रूटल तरीक़ों से क्राइम किया होगा। जो ग्राफिक डिटेल्स मुझे रिसर्च करते हुए मिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। मैंने उसके क्राइम और उसकी पूरी लाइफ के बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है और मैं इस वीडियो में इस केस के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तमिलनाडु, चेन्नई, साल 1970 से 1980 के बीच कुछ भी हो सकता है। सुबह के 2 बज रहे थे। सारी सड़कें खाली थीं, बस कुत्ते, बेघर लोग और पुलिस वाले ही थे। पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को जाते हुए देखा और उसे रुकने को कहा। रिक्शा के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे, एक रिक्शा चला रहा था और एक पैसेंजर जो पीछे बैठा था। 3 बोरे रखे हुए थे जिनमें कुछ सामान भरा हुआ था। वो बोरे इतने बड़े थे कि उनको छुपाया नहीं जा सकता था और अब बहुत देर हो गई थी, पुलिस ने देख लिया था तो वो उनको बाहर भी नहीं फेंक सकते थे। जो 2 लोग ऑटो में बैठे थे वो थे गौरी शंकर और मोहन। मोहन बहुत डरा हुआ था और उसने गौरी शंकर से कहा, बड़े भाई अब क्या होगा। गौरी शंकर ने कहा, रिलैक्स करो, मेरा नाम गौरी शंकर है। पुलिस वाला आया और गौरी शंकर के मुंह पर टॉर्च मारी। उसका चेहरा देखते हुए उसने स्माइल किया और कहा कि और शंकर कैसे हो। फिर दोनों ने ऐसे हाथ मिलाया जैसे वो पुराने दोस्त थे जो कि बहुत समय बाद मिल रहे थे। मोहन ये देखकर हैरान हो गया कि शंकर इस पुलिस वाले को कैसे जानता है, क्योंकि असल में वो दोनों एक स्मगलर थे। कायदे से तो स्मगलर को पुलिस से डरना चाहिए और अगर पुलिस स्मगलर को देखे तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पुलिस ने मोहन के मुंह पर टॉर्च मारी। मोहन रोशनी से अपनी आंखें बचाने लगा। पुलिस ने हंसते हुए कहा, अरे देखो तुम्हारा पैसेंजर कितना डरा हुआ है। शंकर भी हंसने लगा। पुलिस वाले ने कांस्टेबल से कहा, ऑटो को जाने दो। कांस्टेबल ने बैरिकेड हटा दिया। दोनों ने फिर हाथ मिलाए। मोहन ने नोटिस करा, हाथ मिलाते हुए शंकर ने कुछ पैसे दिए पुलिस वाले को। फिर शंकर ऑटो में बैठा और दोनों चले गए। गौरी शंकर का जन्म 1955 में वेल्लोर में हुआ था। बचपन से ही उसको मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर घर से पैसे चुरा के मूवीज़ देखने जाया करता था। वो उन हीरोज़ की एक्टिंग किया करता था जैसे वो डांस करते थे, रोते थे, लड़ते थे और प्यार करते थे। उसका मूवीज़ का ऑब्सेशन उसको मद्रास ले आया, जहाँ पे तमिल सिनेमा है। शंकर के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी तो उसने काम करना स्टार्ट किया एज अ पेंटर, पर इस काम में बहुत कम पैसे थे तो वो ऑटो ड्राइवर बन गया ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर पाए। पर इतना उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसको एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए थी जैसे उसने मूवीज़ में देखी थी। उसकी लाइफ तब चेंज हुई जब उसको अराक के बारे में पता चला। अराक एक टाइप का लिकर है जो कि पाम ट्री से बनाया जाता है। महाबलीपुरम में कई सारे कोकोनट और पाम ट्री हैं जो कि मेन सोर्स है अराक बनाने का। जब गवर्नमेंट ने अराक पर बैन लगा दिया तो शंकर के पास आइडिया आया। उसको पूरी नॉलेज थी कि सबसे सस्ता अराक कहाँ मिलेगा। उसने अराक को स्मगल करना स्टार्ट कर दिया। अब उसकी लाइफ इससे अच्छी नहीं हो सकती थी। उसके पास पैसे आने लगे। अब उसके पास पैसा था, अच्छे कपड़े थे और उसकी शादी जगदीश्वरी से हुई। पर गवर्नमेंट ने थोड़े टाइम बाद अराक के ऊपर से रोक हटा दी और अब अराक की डिमांड बहुत कम हो गई थी। पर इससे पहले ये बिज़नेस बंद होता, शंकर ने पहले ही एक दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। शंकर रात को ऑटो में सुंदर लड़कियों और उनके पिम्प यानी दलालों को कभी घरों में, कभी होटल में
या कभी कोठों में छोड़ा करता था। यहीं से उसके पास बिजनेस का आइडिया आया। उसने मोहन, उसके ब्रदर इन लॉ एल्डन, उसका साथी शिवाजी और भी कई लोगों के साथ मिलकर पेरू नगर के इलाके में लाइन से कई झोपड़ियाँ खरीद ली। उसकी पहली 6 लड़कियाँ थीं बानू, कुंदू, विजया, अस्तीना, बेनू और विजी, जिनको वो लोगों को सप्लाई किया करता था। इसके बाद शंकर एक फेमस नाम बन गया उस इलाके में। उसका रुतबा तब बढ़ा जब वो पॉलिटिशियंस को और सीनियर पुलिस वालों को लड़कियां सप्लाई करने लगा, और अब उसने और भी लड़कियां अपने साथ रख ली थी। एक दिन शंकर पेरू नगर आया और उसकी आंखें एक लाल साड़ी वाली सुंदर और जवान लड़की पर पड़ी। शंकर ने पूछा, ये कौन है? उस लड़की का आज पहला दिन था और वो नर्वस थी और गुस्से में लग रही थी। एल्डन ने बताया, इसका नाम सुमति है। इसके भाई ने इसको नई जॉब प्रॉमिस करके पेरू नगर लाया था, पर किसी दलाल के पास छोड़कर चला गया। ये पिछले 2 दिन से रो रही थी, पर शायद अब इसको समझ आ गया रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। शंकर सुमति के पास गया। सुमति को लगा कि शंकर कोई कस्टमर है, तो उसने कहा, मुझे चूज़ मत करना। शंकर हंसने लगा और कहा, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ और तुम मेरे साथ आओ। शंकर उसको एक कमरे में ले गया। शंकर ने पूछा, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आ रही है ना? ये सुनते ही सुमति ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसको अपनी पूरी कहानी बताई। सारी कहानी सुनने के बाद शंकर ने कहा, अगर तुम्हें किसी कस्टमर के साथ नहीं सोना तो सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमति ने हैरान होकर शंकर को देखा। शंकर ने कहा, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सुमति का मन हल्का हो गया। वो बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गई। पर शंकर पहले से शादीशुदा था, मतलब वो एक से ज़्यादा लड़कियों का पति बनने वाला था। उससे भी बुरा ये था कि ये एक पैटर्न बनने वाला था। जो भी सुंदर लड़की उसके कोठे में आती थी, वो उसको सिर्फ अपने लिए रख लेता था और उससे शादी कर लेता था। उसने अपनी वाइफ जगदेश्वरी, दूसरी सुमति के बाद भी विजया, मधु, सुंदा और ललिता से शादी की थी। अब ऑब्वियसली ये उसकी पहली पत्नी को पसंद नहीं आया। जब उसने अपनी नाराज़गी जताई शंकर से, तो शंकर ने उसको दीवार की तरफ धक्का दे दिया। उसका गला पकड़कर दबाने लगा और कहा, आज के बाद कभी मुझे इस चीज़ के लिए मेरा दिमाग ख़राब मत करना। तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, पर तुमको कोई हक़ नहीं है मुझे ये बताने का कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। अगर मैंने तुम्हें फिर से कभी कंप्लेन करते हुए सुना तो मैं तुम्हें मारकर कुत्तों को खिला दूँगा। जगदेश्वरी बेहोश ही होने वाली थी सांस लेने में दिक्कत की वजह से। तभी शंकर ने उसका गला छोड़ा। जगदेश्वरी ये समझ गई उसको शंकर के तरीक़ों से रहना सीखना होगा बिना कोई कंप्लेन किए। विजया, जो कि शंकर की 3rd वाइफ थी, उसको पता था शंकर की बाकी वाइफ्स के बारे में, पर उसको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन इंटरकोर्स के दौरान शंकर ने उसके गले पर काट लिया। वो दर्द में चिल्लाई। उसने पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया है? शंकर ने फिर सिगरेट ली और उसके धुएं को उसके मुंह पर एक्सेल करने लगा और उसे धुआं इनहेल करने को बोला। अब तक ये सब नॉर्मल लग रहा था। तभी शंकर ने जलती हुई सिगरेट ली और उसके बॉडी से टच करवाने लगा। विजया दर्द से चिल्लाई तो उसने विजया का मुंह बंद किया और उसकी बॉडी को सिगरेट से जलाता रहा। रात ख़त्म होने के बाद अगले दिन सुबह विजया के बैक, उसके बटक्स और उसके ब्रेस्ट में सिगरेट के जलने के निशान थे। ये करने में उसको बहुत प्लेजर मिलने लगा और ये उसके लिए एक रूटीन बन गया, तब तक जब तक विजया को लगा कि अब वो और सहन नहीं कर सकती। वो वहाँ से भाग गई और उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा। 14 मार्च 1987 को शंकर अपनी 4th वाइफ मधु को टैटू पार्लर ले गया। उसने उसको फोर्स किया अपने फोरआर्म पर गौरी शंकर लिखवाने के लिए। जब टैटू बनवाते समय वो दर्द में चिल्ला रही थी तो शंकर उसको देखकर हंस रहा था। इसको डिह्यूमनाइजिंग बिहेवियर बोल सकते हैं। शंकर ने कभी अपनी वाइफ को इंसान समझा ही नहीं। वो उनको ऐसे ट्रीट करता था जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब विजया के जाने के बाद शंकर अपनी दूसरी वाइफ के साथ भी वही करने लगा।
सुंदरी, उसकी 5th वाइफ, ये टॉर्चर नहीं झेल पा रही थी और उसने खुद को आग लगाकर मार लिया। उसकी 6th वाइफ ललिता बहुत सुंदर थी। शंकर उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, पर जितना वो उसको पसंद करता था उतना ही टॉर्चर करता था। ललिता को पता था कि शंकर के अगेंस्ट जाना तो पॉसिबल नहीं है और उसको शंकर को छोड़ना भी नहीं था, नहीं तो वो फिर से होमलेस हो जाएगी। इसलिए वो सुधा लाई, जो कि शंकर का एक गैंग मेंबर था, उसके साथ भाग गई। इस बात का शंकर को बहुत बुरा लगा। वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि ललिता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब शंकर को गुस्सा आया और उसको बदला लेना था। शंकर को कुछ भी करके ललिता को ढूंढना था। शंकर ने हर जगह इम्पोर्टेंट लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ था और अब टाइम था उनसे हेल्प मांगने का, और पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ भी लिया। शंकर के कहने पर सुधालाई को कस्टडी में रख लिया गया और ललिता को शंकर अपने साथ ले गया। सुधालाई चिल्लाया, तुम ललिता के साथ कुछ मत करना। शंकर ने उसको बस एक स्माइल दी। शंकर ललिता को घर ले आया और कमरे में ले जाकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। फिर एक रम की बोतल खोली और ललिता को फोर्सफुली पिलाया। वो एक के बाद एक बोतल ललिता को पिलाता गया और खुद भी पी। जब दोनों एकदम नशे में थे तो शंकर ने ललिता को अपनी तरफ खींचा और कहा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने तुमको सब कुछ दिया था, पर तुम सुधालाई के साथ क्यों भाग गई? ललिता कोशिश कर रही थी शंकर से अपना हाथ छुड़ाने का, पर शंकर की ग्रिप बहुत टाइट थी। शंकर ने उसके साथ कई सारी बुरी चीज़ें की, बेसिकली रेप किया, और जो भी बुरी चीज़ें की वो मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकता। बाद में जब शंकर का मन भर गया तो ललिता ने उसको जवाब दिया। वो जवाब ये था कि मैं सुधालाई से प्यार करती हूँ, इसलिए उसके साथ भागी थी। अब तक जितना भी शंकर के बारे में बताया है, ललिता के साथ ही अभी तक अपना सबसे बड़ा क्राइम उसने किया था। पर जब ललिता ने ये बोला तब ऐसा लगा कि शंकर के दिमाग में कुछ तो स्ट्राइक किया। उसको अब तक लगा था कि वो पावर से सब कुछ करवा सकता है, पर अब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो प्यार को पावर से हासिल नहीं कर सकता। उसने ललिता को लगातार झापड़ मारना स्टार्ट किया। ललिता उससे बचने की कोशिश कर रही थी, पर वो रुक ही नहीं रहा था। आवाज़ सुनकर मोहन और एल्डन भी वहाँ आ गए। शंकर ने उन्हें ऑर्डर दिया ललिता को पीटने का। उन तीनों ने ललिता को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। अब ललिता की जान निकलने के बाद तीनों के मन में एक ही सवाल था कि लाश का क्या करना है। मोहन ने कहा, चलो इसको मेरे दारू की दुकान के पास वाले गार्डन में दफना देते हैं, जिसके लिए शंकर मान गया। जब बॉडी को दफनाया जा रहा था तो शंकर ने उसको गालियाँ दी और उसकी बॉडी पर थूका भी। शंकर ने पहला मर्डर किया था, पर यह उसका आखिरी मर्डर बिल्कुल नहीं था। इस बात को थोड़ा टाइम हुआ और शंकर ललिता के बारे में भूल गया। अब उसका अगला टारगेट था सुधालाई। सुधालाई ने जेल से निकलने के बाद शंकर की गैंग छोड़ दी और अपना खुद का कोठा स्टार्ट कर दिया। अब उसका कोठा भी चला और शंकर के कई सारे कस्टमर्स वहाँ जाने लगे। जब ये बात शंकर को पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसको अपना अगला टारगेट मिल गया था। उसने अपने गैंग मेंबर बाबू के साथ पूरा शहर घूमा और उसको ढूंढने लगा। उनको सुधालाई ताज होटल के पास मिला। शंकर ने ऑर्डर दिया, तुम किसी तरह इसको मेरे पास लेकर आओ, इसको मैं अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी और उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। बाबू सुधालाई के पास गया। सुधालाई उसको देखते ही भागने लगा, पर बाबू ने कहा, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था और तुम्हें ड्रिंक्स ऑफ़र करने आया था। चलो हम मोहन की दुकान में बैठते हैं। फिर वो दोनों मोहन की दुकान में चले गए। बाद में उन्हें एल्डन और शिवाजी ने भी ज्वाइन किया। कुछ देर बाद सुधालाई ने कहा, क्या शंकर मेरे से अभी भी गुस्सा है? मोहन ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तुमसे क्यों गुस्सा होगा? शिवाजी ने कहा, इनफैक्ट वो बोल रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। एक काम करते हैं, हम सब शंकर अन्ना से मिलने चलते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सब क्लियर कर लेते हैं। फिर सुधालाई ने पूछा, ललिता कहाँ है? शंकर ने उसके साथ क्या किया? इस पर एल्डन ने कहा,
अरे वो एक होड़ थी, उसने तुम दोनों के साथ खेल खेला और फिर वो एक अमीर आदमी के साथ भाग गई। सुदलाई ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। इस पर शिवाजी ने कहा, अरे उसको कोई और मिल गया। एक होर के लिए तुम अपनी पुरानी दोस्ती क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर सुदलाई ने कहा, चलो ठीक है, शंकर से मिलते हैं। अगर वो अभी भी गुस्सा होगा तो मैं उसको सॉरी बोल दूंगा। जब वो शंकर के घर गया उससे मिलने, तो शंकर ने उसका स्वागत अच्छे से किया और कहा, अरे तुम कहाँ थे इतने दिनों से, आओ बैठकर सेलिब्रेट करते हैं और अपने पुराने दिन याद करते हैं। सुदलाई पूरी तरह श्योर हो गया कि शंकर ने उसको माफ़ कर दिया है। शंकर ने उसको खाना खिलाया, एक ब्रांडी की बोतल खोली और उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तभी शंकर ने उससे क्वेश्चन पूछा, तुम तो बहुत बड़े रोमियो निकले, बताओ तुम ललिता को कहाँ कहाँ लेकर गए थे। सुदलाई ने सब डिटेल में बताया कि जब वो लोग शंकर से भाग रहे थे तो कहाँ कहाँ गए थे। पर सुदलाई ने नोटिस नहीं किया कि शंकर के दारू पीने की स्पीड बढ़ गई है। शंकर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अचानक से शंकर ने सुदलाई के सर पर दारू की बोतल को जोर से मारा। सुदलाई कुछ समझ नहीं पा रहा था और शंकर ने उसको गिराया और अपने घुटनों से उसकी छाती दबाने लगा। शंकर ने कहा, तुमने सिर्फ मेरी वाइफ को ही नहीं भगाया, तुमने मेरे बिजनेस में भी नुकसान करवाया है। इससे पहले सुदलाई रिएक्ट कर पाता, एल्डन ने उसके हाथों को पकड़ लिया और शिवाजी ने उसके पैरों को। बाबू एक टॉवल लेकर आया और उससे सुदलाई के गले में बांधकर उसका गला दबाने लगा। सुदलाई स्ट्रगल कर रहा था और शंकर उसके प्राइवेट पार्ट्स पर बार बार लात मार रहा था। जब इतना कुछ करने के बाद भी उसकी जान नहीं निकल रही थी तो मोहन ने उसका नाक और मुंह हाथों से बंद कर दिया। इसके बाद भी 2-3 मिनट तक सुदलाई का स्ट्रगल चला, फिर उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और वो मर गया। उन लोगों ने डिसाइड किया इसकी बॉडी को जलाया जाएगा। एल्डन और मोहन पेट्रोल लेने गए उसकी बॉडी को जलाने के लिए और शंकर, शिवाजी और बाबू सुदलाई की बॉडी को ग्राउंड फ्लोर लेकर आए। शंकर ने सुदलाई की बॉडी से गोल्ड चेन और रिंग निकालकर अपने पास रख लिया। फिर पेट्रोल डालकर उन्होंने माचिस से उसकी बॉडी में आग लगा दी और जलने के लिए छोड़ दिया। रात के 2:30 बजे जो बॉडी के पार्ट्स जले नहीं थे उनको बोट हाउस में ले जाकर पानी में फेंक दिया। बाद में उन्होंने घर को देखा तो जहाँ बॉडी को जलाया गया था वो जगह पूरी काली पड़ गई थी, जिससे उनके पकड़े जाने का डर था। शंकर ने कहा, पेंटर और मिस्त्री को बुलाओ, मुझे ये जगह पहले जैसी चाहिए। मोहन ने कहा, अन्ना अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, वो लोग सो रहे होंगे। शंकर ने कहा, अगर सो रहे होंगे तो उनको उठाकर लेके आओ। इतना काफ़ी था मोहन के लिए भाग कर जाने और उन दोनों को उठाकर लाने के लिए। जब वो दोनों आए तो शंकर ने कहा उनकी बेड में आग लग गई थी, पर उनको समझ आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है। पर शंकर का रुतबा ऐसा था कि कोई उसकी बात को क्वेश्चन नहीं कर सकता था। अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर 1 साल बाद वो लोग ये चीज़ कोर्ट में शंकर के अगेंस्ट बोलने वाले थे। सुदलाई के मरने के 2 दिन बाद शंकर के घर पर रवि आया। रवि उनका पुराना गैंग मेंबर था, जिसने बाद में शंकर को छोड़कर सुदलाई की गैंग को ज्वाइन कर लिया था। रवि ने पूछा, सुदलाई कहाँ है? शंकर हंसा और बोला, रवि, तुम मेरे से इतने दिनों बाद मिलने आए हो, पर तुमने मुझे ना हेलो बोला, ना वनकम बोला, ना पूछा मैं कैसा हूँ। रवि ने बोला, शंकर बोलो वो कहाँ है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ बैठकर बातें करने का। शंकर ने पूछा, तुम्हारे पास दारू पीने का टाइम तो होगा ही एटलीस्ट। शंकर ने उसको 100 रुपये दिए और मोहन की दुकान से विस्की लाने को कहा। रवि वापस आया और उनके साथ बैठकर पीने लगा। जब रवि ने बहुत ज़्यादा पी ली तो उसने शंकर को एक्यूज़ किया ललिता और सुदलाई का मर्डर करने का। उसको धमकी दी कि तुम्हें पता है ना क्या होगा अगर मैं ये सब इंस्पेक्टर को बता दूंगा तो। फिर रवि शंकर के साथ एक डील करने लगा कि अगर तुम मुझे एक ऑटो रिक्शा दे दो तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। पर रवि गलत इंसान को ब्लैकमेल कर रहा था। एल्डन, शंकर और मोहन तीनों वहाँ बैठकर उसकी धमकियाँ सुन रहे थे और वेट कर रहे थे एक दूसरे का कि कौन पहले मारना स्टार्ट करेगा। फिर फाइनली शिवाजी ने मारना स्टार्ट किया और दोनों ने भी उसको ज्वाइन किया। उन्होंने उसको मारा और मारने के बाद मोहन की दारू की दुकान के पास वाले गार्डन में दफना दिया। अब उनको ये डर था
कि फिर से कोई रवि को ढूंढते हुए आ न जाए। तभी मोहन के दिमाग में एक आइडिया आया। जब रवि की माँ ढूंढते हुए इनके पास आई तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते वो कहाँ है। बाद में उसकी माँ के पास मोहन के नाम से एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि रवि मुंबई चला गया है काम से और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। इसके बाद उनकी माँ ने उनसे कभी नहीं पूछा रवि के बारे में। अब शंकर के लिए कोई भी डरने की बात नहीं थी और अभी उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था। पर अब आता है 29 मई 1988 का दिन। अनीता शंकर के साथ पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। वो ऐसे ही चल रही थी तभी 3 लड़कों ने उसको किडनैप करने की कोशिश की और उसको हरास किया। ये 3 लोग हरी, मोहन और गोविंदराज को कोई आइडिया नहीं था कि वो गलत लोगों से दुश्मनी ले रहे थे। एल्डन ने कोशिश की अनीता को बचाने की, पर तीनों ने उसको पीट दिया। जब शंकर को इसका पता चला तो वो गाड़ी भरकर लोग ले गया इन 3 लड़कों के पास। उसने सबके साथ मिलकर इन तीनों को लाठियों से पीटा, फिर गाड़ी में भरकर अपने घर ले आया। ये सब वो लोग सबके सामने दिन के समय पर कर रहे थे, तो उनके घर पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। शंकर अपने घर से खून से भरी हुई शर्ट पहने निकला और कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इसके बारे में पुलिस को कंप्लेन किया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारा भी यही हाल करने में। शंकर के ऐसा बोलते ही सारी भीड़ वहाँ से चली गई। उन तीनों को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गए, फिर उनकी बॉडीज़ को जला दिया गया। शंकर के गुस्से से अब तक 6 लोग मर चुके थे। अब उस एरिया में एक रिपोर्ट आती है कि 9 लड़कियां वहाँ से गायब हो गई। ये काम और किसी ने नहीं, शंकर और उसके लोगों ने किया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लड़कियों को उसने बड़े पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार को सप्लाई किया था, और ताकि वो लोग ये किसी को ना बताएं, उनको मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उन मिसिंग लड़कियों के फैमिलीज़ पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने गई, और वो शंकर का इलाका था और पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं थी। अब वो फैमिलीज़ इतने परेशान हो गए थे कि वो गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास गए। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और पुलिस की एक नई टीम बनाई। उस टीम में एक कांस्टेबल थे आहारी, जो कि शंकर को अच्छे से जानते थे। इस टीम को जाफ़र अली लीड कर रहे थे, जो कि मद्रास के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे। इन दोनों के साथ टीम में तो बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर तंगामनी और रंगनाथन भी थे। अब होता यह है, शांति रात को वाइन शॉप के पास से जा रही थी, तभी कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसको फोर्सफुली ऑटो में बैठाने की कोशिश करते हैं। वाइन शॉप के सारे लोग आते हैं शांति की हेल्प करने और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इस इंसिडेंट की खबर तंगामनी और रंगनाथन को मिलती है। उनको लगता है इस इंसिडेंट का मिसिंग लड़कियों से कुछ कनेक्शन है। वो लोग अंडर कवर हो जाते हैं और वाइन शॉप पर लोगों और स्टाफ के साथ बातें करने लगते हैं। वहाँ से उनको पता चलता है गौरी शंकर के बारे में, एक रूथलेस आदमी जो कि ऑटो चलाता था और शायद उसने कई लड़कियों का अपहरण भी किया था। अब तक पुलिस को मर्डर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस तो बस मिसिंग लोगों के केस में आई थी। वो लोग उसके कारनामे पुलिस को ऐसे बताते हैं जैसे वो इस इलाके का राजा था, जिससे कोई जीत नहीं सकता, और पुलिस भी उससे डरती थी। उन्होंने एक एक कर कारनामे बताने शुरू किए कि वो विक्टिम्स को मारकर जला देता था, फिर उनकी बॉडी को नदी में फेंक देता था। शंकर को ये नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था। एक सुबह शंकर के घर पर घंटी बजती है। जब शंकर दरवाज़ा खोलने गया तो उसने पुलिस को देखा और वो उनको देखकर हैरान हो गया। शंकर के घर की तलाशी लेने पर उनको एक डायरी मिलती है जिसमें सारी डिटेल्स थी उसकी शादियों की। उसमें फ़ोटोज़ भी थे शंकर के अलग अलग ग्रेड के पुलिस वालों के साथ पोज करते हुए। इसके बाद 2 पुलिस वालों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया और एक को लंबी छुट्टी के लिए भेज दिया गया। ये न्यूज़ शंकर के गैंग मेंबर्स को पता चली और वो सारे छुप के बैठ गए। अहरी ने अपनी पुरानी नॉलेज से शंकर के सारे छुपने के इलाके देखे। ऐसा करके उसने गैंग के बहुत सारे मेंबर्स को पकड़ लिया, पर शंकर को अभी भी लग रहा था कि अगर वो गुनाह कबूल नहीं करता और सब कुछ सही से होता है तो पुलिस से बचकर निकल जाएगा। पर एल्डन ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया और सारी डिटेल्स पुलिस को दे दी।
और एक एक करके हर कोई अपना गुनाह कबूल करता गया। इस वजह से शंकर को भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। शंकर का पहला जस्टिफिकेशन ये आया कि मैंने क्राइम किया, पर मैं इन क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये तो मूवीज़ थी जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया ये क्राइम करने के लिए। फिर शंकर का दूसरा जस्टिफिकेशन आया कि उसने उन लड़कियों को बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को सप्लाई किया था, इसलिए उसको उन्हें मारना पड़ा। उसको लगा इससे एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होगी और वो सारे बड़े पॉलिटिशियंस फंस जाएंगे और उन्हें शंकर को छोड़ना ही पड़ेगा। पर वो गलत था, कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई, एक भी पॉलिटिशियन कोर्ट में अपीयर नहीं होना पड़ा। अब एल्डन ने वो एग्जैक्ट जगह बता दी जहाँ बॉडीज़ को दफनाया गया था। पुलिस ने 5 बॉडीज़ रिकवर कर ली। इसके बाद शंकर को एक नया नाम दिया गया मीडिया द्वारा, ऑटो शंकर। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि वो ऑटो में लड़कियों का अपहरण करता था। शंकर को मद्रास सेंट्रल प्रिजन में रखा गया, पर जेल में भी उसकी लाइफस्टाइल वही थी जो बाहर थी। उसने यहाँ भी कनेक्शन बनाना स्टार्ट किए और जेल के अंदर उसको जितना चिकन और विस्की चाहिए था मिल जाया करता था। उसको कभी सिगरेट्स की भी कमी नहीं होती थी। जेल के अंदर उनकी पार्टी चल रही थी, तभी न्यूज़ आई कि वो लोग केस हार गए और अब शंकर, एल्डन और शिवाजी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और वहाँ ये रूल था कि जिन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो सेम सेल में नहीं रह सकते। अब उनको मिलने के लिए लंच का वेट करना होता था। एक दिन खाना खाते हुए एल्डन ने डरी हुई आवाज़ में कहा, मैं मरना नहीं चाहता। तभी शंकर ने कहा, तुम नहीं मरोगे, मेरा नाम गौरी शंकर है। उन तीनों में बस एक ही इंसान सबसे ज़्यादा काम था, वो था शंकर। पहले उसने कोशिश की रिश्वत देकर जेल से निकलने की, पर ये वाली तरकीब काम नहीं आई। फिर उसने थोड़ा सोचा और पुलिस वालों को थ्रेटन किया कि अगर वो उसको नहीं जाने देंगे तो वो सारे पुलिस वालों का नाम बता देगा जो कि उसकी मदद कर रहे थे इतने सालों से अपने ऑपरेशंस करने में। और अचानक से 8 अगस्त 1990 को जेल अथॉरिटीज़ ने कहा उनको शंकर, एल्डन और शिवाजी के प्रिजन का दरवाज़ा खुला मिला और वो तीनों वहाँ से भाग चुके थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि 3 लोग मद्रास सेंट्रल प्रिजन जेल को ब्रेक करने में कामयाब हो गए। ऐसा इंडिपेंडेंस के बाद से कभी नहीं हुआ था और आगे अभी 2025 तक भी वहाँ से कोई भी भागने में कामयाब नहीं हुआ है सिवाय इन तीनों के। सबसे पहले जूनियर लेवल ऑफिसर्स को और वार्डन को सस्पेंड किया गया, फिर गवर्नमेंट ने सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया। अब लोगों के ऑटो शंकर के बारे में अपने अपने ओपिनियंस बनने लगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि एक सीरियल किलर जेल से भाग गया है और अभी पूरे मद्रास में कहीं भी हो सकता है। कुछ लोग उसको एक लेजेंडरी क्रिमिनल मान रहे थे जो कि इतनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन को भी तोड़कर भागने में कामयाब हो गया। अब उस जगह से उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जगह बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तीनों के पास थी। वो लोग कोई भी तरीका इस्तेमाल करके भाग सकते थे, इसलिए पुलिस को 3 टीम्स बनानी पड़ी उनको पकड़ने के लिए। पुलिस ने उसको ढूंढना स्टार्ट करा और इसके लिए जिस मैग्नीट्यूड में पुलिस वाले तैनात किए गए थे ये आज तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि ने ही खुद ये स्टार्ट किया था। फाइनली उन लोगों को उड़ीसा से पकड़ लिया गया। अब आपको लग रहा होगा पकड़े जाने के बाद शंकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। उसके पास एक लास्ट ट्रिक बची थी। उसने नकीरन जनरल, जो कि हर हफ्ते पब्लिश होता था, उनको अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने को कहा। नकीरन के एडिटर राजा गोपाल को अटेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो कि उनके वीकली जर्नल को मिलने वाली थी। उसमें शंकर ने बताया कैसे पुलिस ही उसको दलाली के बिजनेस में लेकर आई थी। शंकर ने फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन के नाम भी लिए। एडिटर ने उसको ऐसे चेंज कर दिया कि दिमाग वाले ही उस हिंट को समझ पाए। अब वो हिंट्स क्या थे, वो पॉलिटिशियन कौन थे और वो फिल्म स्टार कौन थे, इसकी बात मैं ना ही करूँ तो अच्छा है। ये कंट्रोवर्सी 35 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी, तो अब इसके बारे में वापस बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर शंकर की ये ट्रिक काम करने लगी थी। सबने नकीरन को कहा इसे पब्लिश नहीं करना, पर नकीरन ने तो भी इसे पब्लिश किया और जैसा सोचा था उनकी बिक्री पहले के मुकाबले 1000 गुना ज़्यादा हुई। अब दिक्कत ये आ गई थी कोर्ट में कि शंकर ने जो भी लिखा था वो कोर्ट में यूज़ हो रहा था शंकर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
और बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे बड़े बड़े लोगों द्वारा शंकर को उनका नाम लेने से रोकने के लिए। तब नकीरन के ऊपर सवाल उठाए गए। वो लोग हर हफ्ते शंकर की लाइफ का एक नया चैप्टर पब्लिश कर रहे थे। बाद में नकीरन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई गई क्योंकि उन्होंने नोटिस करा उनका जो सबसे रीसेंट पब्लिकेशन था वो शंकर ने नहीं लिखा। बाद में ये पब्लिश होना बंद हुआ, पर नकीरन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया और उन पर कोई केस नहीं चला, ना ही कोई केस उन लोगों पर चला जिनका नाम शंकर ने लिया था। उस टाइम सारे बड़े लोगों ने इसी में भलाई समझी कि और ज़्यादा सीक्रेट्स बाहर निकले, इससे अच्छा है शंकर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। उस टाइम हर किसी का यही मानना था और ऐसे ही 27 अप्रैल 1995 को शंकर को हैंग कर दिया गया। उसकी जो फाइनल ट्रिक थी वही रीज़न बनी उसको जल्दी से हैंग करने का। अगर आपको ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं।